In today's video, we are going to be discussing electron transport chain. Electron transport chain aerobic respiration का last step है. इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का जो मकसद होता है वो ये होता है एनर्जी को यूजेबल फॉर्म में लाना. फॉर इंस्टेंस मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2 आफ्टर क्रैब साइकिल. क्रैब साइकिल के बाद एनर्जी या तो NADH की फॉर्म में होती है या FADH2 की फॉर्म में होती है. तो ये एनर्जी हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकती, सिर्फ ATP की फॉर्म में बॉडी जो एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती है. After a series of oxidation reduction reactions, electrons are passed to their final acceptor in electron transport chain, that is oxygen. Oxygen जो है वो final acceptor है इलेक्ट्रॉन का. ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस की एक पूरी सीरीज होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में और उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑक्सीजन तक पहुंच जाते हैं. डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. कंपोनेंट्स में चार मेजर कॉम्प्लेक्सेस हैं और दो मोबाइल कैरियर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को फॉर्म करते हैं. चार मेजर कॉम्प्लेक्सेस के नाम क्या है? NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. एंड मोबाइल कैरियर्स आर कोएंजाइम Q एंड साइटोक्रोम C. कंपोनेंट्स को समझने के लिए ये डायग्राम है, इसको आप देख लेंगे तो आपको सारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके कंपोनेंट्स की समझ आ जाएगी. ये NADH है हमारे पास, ये NADH का डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है. NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स नाम से पता चल रहा है कि NADH को अपना हाइड्रोजन लूज करना पड़ेगा जब वो इसके साथ रिएक्ट करेगी. तो ये इस कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम NADH as its name suggests. तो NADH जब हमारे पास NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि it will lose its hydrogen and it will form NAD positive. NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स को. NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करते हुए इधर CoQ के पास पहुंचते हैं. अब CoQ क्या है? ये पर्पल कलर से CoQ रिप्रेजेंट कर रहा है मोबाइल कैरियर. मोबाइल कैरियर दैट इज यूबिक्यूनोन और कोएंजाइम Q. NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स उस केस में यूज होगा जब हमारे पास NADH रिएक्ट करेगा. जब हमारे पास FADH2 मॉलिक्यूल है तो FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स यूज होगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2. यहाँ पे देखें FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स क्या करता है कि FADH2 जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये भी उसको हाइड्रोजन लूज करा देगा. क्यों? इसके नाम से पता चल रहा है कि इसका फंक्शन क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम FADH2 मॉलिक्यूल. When FADH2 loses its hydrogen, the electrons are transferred to the FADH complex. The FADH complex through coenzyme Q transports its electrons through the third complex. That is basically the cytochrome reductase complex. अब साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स का क्या काम होगा? नाम से आपने इनके फंक्शंस जो है डिराइव करने हैं. साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स विल रिड्यूस साइटोक्रोम. रिड्यूस साइटोक्रोम का क्या मतलब है? gain of electron is basically reduction. साइटोक्रोम को साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जो है इलेक्ट्रॉन्स देगा तो साइटोक्रोम will be reduced in this way. Similarly, when cytochrome gives its electron to the next complex, क्योंकि साइटोक्रोम भी हमारे पास जो साइटोक्रोम C है, it is another mobile carrier just like the ubiquinone or coenzyme Q. तो it just has to transport electron from one complex to another. It will transport electrons to the fourth complex. The name of the fourth complex is cytochrome oxidase complex. Why is it named cytochrome oxidase complex? Because it will cause the oxidation of cytochrome C. Cytochrome C की oxidation का क्या मतलब है? It will cause cytochrome C to lose its electron. तो वहां से साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कॉम्प्लेक्स के पास आ जाते हैं, विच इज बेसिकली द साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फोर्थ कॉम्प्लेक्स में एक आपको यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है मैट्रिक्स से जाता हुआ नजर आ रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक. फिर थर्ड कॉम्प्लेक्स में विच इज बेसिकली द साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, उसमें भी हाइड्रोजन मैट्रिक्स से जाता हुआ नजर आ रहा है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक, ये पर्पल एरो से. एंड सिमिलरली फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक हाइड्रोजन जाता हुआ नजर आ रहा है. तो फर्स्ट, third and fourth complexes not only function as the carrier of electrons but they also function as the proton pump. प्रोटॉन पंप के तौर पे भी फंक्शन करते हैं और ये जो पंप प्रोटॉन पंप होता है ना, ये एक्टिवेट कर लेता है इस एंजाइम को. ये एंजाइम कौन सा है? दिस इज ATP सिंथेसेज एंजाइम. ATP सिंथेसेज एंजाइम जब एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या होगी? ATP की फॉर्मेशन होगी
और वो फॉर्मेशन कब होती है, जब ये प्रोटॉन पंप्स हमारे पास एक्टिवेट होते हैं तब। केमियोस्मोसिस को अब हमने डिस्कस करना है। केमियोस्मोसिस क्या होती है? Energy liberated during oxidation of reduced coenzymes is used to synthesize ATP. This process is oxidative phosphorylation. जो एनर्जी लिबरेट होती है ना ऑक्सीडेशन में, कोएंजाइम्स को जब रिड्यूस कर रहे होते हैं तो उनके ऑक्सीडेशन के दौरान जो एनर्जी लिबरेट होती है वो एटीपी की सिंथेसिस के लिए यूज होती है, और इस एटीपी सिंथेसिस को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ATP synthase is the enzyme used for this purpose. जो एंजाइम इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है दैट इज ATP synthase enzyme। उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक F0 वाला पार्ट है और एक F1 वाला पार्ट। F0 वाला पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस के लिए फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। पहले हमने देखा कि प्रोटॉन पंप जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस तक ले जा रहा है, तो जब वहां पे हमारे पास प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो F0 जो है रिस्पॉन्सिबल है कि वो उनको लेके आता है इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स तक। F1 is projected from the surface of the membrane. F1 projected होता है surface of membrane के ऊपर, head like structure होता है F1 का, लेकिन जो F0 होता है ना वो embedded होता है membrane के अंदर। H positive gradient causes the activation of ATP synthase. ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट होता है ना इसी की वजह से बेसिकली ATP synthase एंजाइम की एक्टिवेशन होती है। Energy of proton gradient is used in attaching phosphate to ADP to form ATP. जो एनर्जी होती है ना प्रोटॉन ग्रेडियंट की वो किस लिए यूज होती है? इसलिए यूज होती है कि जो फॉस्फेट है वो अटैच हो जाए एडीपी के साथ और क्या फॉर्म करे? एटीपी फॉर्म करे। Oxidation of one NADH2 produces 3 ATP molecules. अगर एक NADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो 3 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर एक FADH2 ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? 2 ATP के मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। The theory of ATP production by this means is called as chemiosmosis. ये जो थ्योरी है ATP प्रोडक्शन की इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केमियोस्मोसिस। बाय दिस मीन्स का क्या मतलब है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैन फंक्शन एज प्रोटॉन पंप्स एक्सेप्ट द मोबाइल कैरियर्स एंड, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के सारे कंपोनेंट्स हमारे पास प्रोटॉन पंप्स के तौर पे फंक्शन कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल कैरियर्स नहीं कर सकते और ये नहीं कर सकते। ऑप्शन ए NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन सी साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स एंड ऑप्शन डी इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। Solution of the practice question is, करेक्ट आंसर जो हमारे पास बन रहा है दैट इज FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स, और उसकी ऑप्शन बी बन रही थी उस MCQ के अकॉर्डिंग। It cannot pump protons from intermembrane space to the mitochondrial matrix. Mitochondrial matrix तक वो प्रोटॉन्स पंप नहीं कर सकता, तो वो प्रोटॉन पंप के तौर पे काम नहीं कर रहा, सिर्फ एक कैरियर के तौर पे काम कर रहा है। होप today's lecture was clear. आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।